बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम राजस्थान के उन शीर्ष डॉक्टरों को आपकी अदालत में पेश करते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य के बहुत बड़ा काम किया है, या बहुत बड़ा नाम हो, या बहुत बड़ा जो शिक्षित हो। तो आज जिस डॉक्टर को हम आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं वो डॉक्टर अर्पित जैन। अर्पित जैन बहुत कैंसर को समर्पित एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कभी भी कैंसर को खौफ से नहीं जिया, न जीने दिया। जो मरीज उनके पास आए उन्होंने इलाज तो किया ही और उनमें एक जीने की जिजीविषा पैदा की। इस लड़ाई कैंसर से लड़ने के लिए उनको तैयार किया, काउंसलिंग की उनकी, और उसके बाद में उनको इस डूबते हुए जहाज को जो कैंसर का होता है उससे बाहर निकाला। ऐसे डॉक्टर अजमेर में हैं। ये अजमेर का सौभाग्य है क्योंकि डॉक्टर अर्पित जैन ऐसा नाम है जो कैंसर को जड़ से निकालने के लिए संकल्पित है, और वो ये चाहते हैं कि जब भी कभी कोई मरीज जो किसी भी स्टेज का हो, इसमें बहुत सारी स्टेज होती हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो उनको ये बाहर निकालें और न केवल वापस एक लड़ने की और जिजीविषा पैदा करें और उसको ज़िंदगी लड़ने के लायक बनाएं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपके बारे में मैं कुछ पूछूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, आपने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन कैंसर के इलाज के लिए पूरी की, और कहाँ कहाँ आप आए और अजमेर क्यों आ गए, ये एक सवाल है। मेरा MBBS जो मेरा मेडिकल करियर था उसकी शुरुआत 2006 से हुई जी, और मेरा MBBS जो ग्रेजुएशन होता है वो हुआ था महाराष्ट्र से, ऑल इंडिया के थ्रू जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, वो यवतमाल से, नागपुर के पास में है। फिर उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है सर्जरी में MS, वो हुआ महाराष्ट्र से ही। और उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी होती है कैंसर में, पर्टिकुलरली कैंसर सर्जरीज़ के लिए, वो हुई जयपुर से, और 2019 में वो कंप्लीट हो गई, और 4 साल से मैं यहाँ अजमेर में हूँ जी। और क्योंकि अजमेर एक ऐसा एरिया है जहाँ अभी कोई भी कैंसर के लिए नहीं है, और जब हम लोग जयपुर में थे तो बहुत से पेशेंट अजमेर से आते थे कैंसर का इलाज कराने, जिसमें कोई जो मजदूर हैं या जो ऐसे लोग हैं जो डेली इनकम जिनकी होती है, जो जी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो वो जब जयपुर आते थे तो उनका एक कॉमन प्रॉब्लम होता था कि कितने दिन लगेंगे इलाज में, और उतने दिन का फिर वो खर्चा अपना देखते थे कि कितना उनका नुकसान होगा जी। और फिर उसमें से कुछ लोग इसलिए पीछे हट जाते थे क्योंकि उनको फाइनेंशियली अपना परिवार भी देखना होता था। तो कहीं ना कहीं उनके घर का, परिवार का कोई सदस्य सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए, क्योंकि उनके आसपास के एरिया में सुविधा नहीं थी जी, तो वो तब आते हैं जब वो थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं पैसा। पर कैंसर किसी के लिए नहीं रुकता। आज वो जिस स्टेज में आता है, कल को जब वो आते हैं तब वो उसकी स्टेज या तो बढ़ चुकी होती है, वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब हमारे पास उनके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी थी, और अजमेर दूसरा एक थोड़ा पीसफुल एरिया है, सुकून है, ऑफ कोर्स, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में जी। तो कुछ बेसिक ऐसे कारण थे। मेरा हमेशा से यही था कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पर लोग को सुविधाएं मिले, और अब जैसे कि आज मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं जी, तो पहले के मुकाबले आज यहाँ पर तकरीबन 70 to 80% सारी पेशेंट्स रिटेन हो जाते हैं, क्योंकि उनको यहीं पे ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। डॉक्टर अर्पित जैन, आप देश के सबसे कम पूरे देश में, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर साहब का परिचय आप कर रहे हैं वो पूरे देश के अंदर सबसे कम उम्र के रोबोटिक कैंसर सर्जन हैं। ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है कि इस उम्र के अंदर ये इतने अच्छे सर्जन हैं कि इन्होंने कई ऐसे जो गंभीर किस्म के रोगी हैं उनका इलाज किया और उनको वापस ज़िंदगी में लौटा दिया। तो आप कैंसर, डॉक्टर साहब, कैंसर जो होता है वो क्यों होता है उसके कारण पर पहले बच जाएं कि कैंसर होता है क्या है, हम बचे कैसे
दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आप कैंसर आपके ना हो, क्योंकि आज कैंसर तो ऐसी बीमारी हो गई है, और कहा एक गलतफहमी यह और है कि लाइलाज बीमारी है, जिसका कैंसर हो गया इसका मतलब मृत्यु उसकी नज़दीक है। लेकिन इतना खौफनाक जो बीमारी है वो होती कैसे है, इससे बचा कैसे जाए, सबसे पहले अपन इस बात पर बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, कैंसर लाइलाज नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले तो जी, क्योंकि आज मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस हो चुका है। कैंसर क्यों होता है, बहुत सारे कारण हैं जी, जैसे आप तंबाकू है या अल्कोहल है, जो शराब है। तंबाकू चाहे आप गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं या स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोक, वो किसी भी तरीके से ही हानिकारक है। तो तंबाकू के अलावा अल्कोहल हो गया, आज एयर पॉल्यूशन है जिसकी वजह से ओजोन जो परत होती है वायुमंडल में उसमें छेद हो गए हैं, और हानिकारक किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, वो कैंसर का एक कारण बनती हैं। तो जो लोग धूप में खेती करते हैं लंबे समय से जी, तो वो ऐसे किरणों के लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्क जोन में रहते हैं कि उनको वो किरणें कभी भी लग सकती हैं, और वो बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव करती हैं जो कैंसर की तरफ लेके जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ है, सर्वहारा वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, जो जैसे पत्थर का व्यवसाय कर रहे हैं, बीड़ी का व्यवसाय कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे लकड़ी का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनसे जो क्या उन लोगों की संभावना ज़्यादा होती है? एक आपका व्यवसाय है जी, जैसे जो लेड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या लकड़ी के, जैसे आपने बोला अजमेर में माइंस है, तो लोग जो गहराइयों में माइंस में काम करते हैं तो वहाँ पे जो जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन उतना नहीं होता, तो वो एरिया आप उसी में ही सांस लेते हैं। हालांकि उसके लिए वो काफ़ी प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, पर फिर भी जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, रबर इंडस्ट्रीज़ है या केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, तो वो लोग हमेशा कैंसर के रिस्क में रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कैंसर ऐसा नहीं है कि जो एक दिन में होता है जी, भाई। आज जो केमिकल बॉडी में जा रहा है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है, और उससे होने वाले चेंजेस इकट्ठे होते जाते हैं जो कैंसर बनाते हैं। आपने पॉल्यूशन की बात करी, आपने इंडस्ट्रीज़ की बात करी, आज फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा एक कारण है। पहले के समय पे लोग फिजिकल फिटनेस काफ़ी खेतों में काम करते थे। जब से आपका ट्रांजिशन हो गया है ऑफिस वर्क की तरफ, तो आपका ऑफिस में क्या सिटिंग जॉब हो जाता है, तो सिटिंग होने से कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो आम भाषा में कह सकते हैं भाई पेट साफ नहीं होता। तो जितना देर बीमारी करने वाले कारण आपके शरीर में रहते हैं, चाहे वो अपना तंबाकू है या कोई भी केमिकल है, वो बॉडी के संपर्क में उतनी ज़्यादा देर है, तो कॉन्स्टिपेशन होने से वो संपर्क ज़्यादा होता है और रिस्क बढ़ जाती है अगेन कैंसर की। इसलिए मोटापा एक खुद भी एक कारण है कैंसर का। मॉडर्नाइजेशन जितना हम लोग ले रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, पहले के समय पर सही उम्र में शादी होती थी जी, एक सही उम्र में आपके बच्चे होते थे। अभी एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है जी, काम करना एक अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं वर्क और लाइफ में बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो जैसे वो बैलेंस बिगड़ता है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि विदेशों में पहले ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन था जी, इंडिया में कॉमन नहीं था इतना। अब इंडिया में कॉमन हो गया, अब वो इंडिया में भी कॉमन हो गया ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर लीजिए या फीमेल्स में जो ऑर्गन्स हैं, जो यूटेरस कैंसर है या ओवरी के कैंसर है, तो ये इनका मेन कारण है उनका हार्मोन, फीमेल का हार्मोन। तो फीमेल का हार्मोन्स एक जब उनका हार्मोनल फेज एक्टिव होता है, मान लीजिए 15 से 16 के आसपास जब एक्टिव होता है, और कॉमनली वो 45 से 50 के आसपास खत्म होता है। तो 30 साल एक फीमेल उस हार्मोन्स, कुछ उसके लिए फायदेमंद है वो हार्मोन, और कुछ जगह वो खराबी भी पैदा कर सकता है। तो वो 30 साल उसी हार्मोन से लड़ाई करती है, पर उसको रेस्ट मिलता है जब प्रेगनेंसी होती है या लैक्टेशन, जो भी फीडिंग का एज ग्रुप होता है, फीडिंग वाला पार्ट होता है, तो वो पीरियड, तो जितना आप उसको डिले करते हैं और या नहीं करते हैं, क्योंकि आप काम के चक्कर में बिजी रह गए, तो आप बेबीज नहीं करते हैं या फीडिंग वाला पार्ट कम कर लेते हैं, तो वापस आप रिस्क फैक्टर को बढ़ा लिया। बिल्कुल, आपने जो सेफ जोन था उसको कम कर लिया। तो अपनी रिस्क अपन ने खुद ने ही पैदा की होती है। जी जी जी, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं आपको वर्क और लाइफ में बैलेंस भी समझना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति भी उसी तरह से है, बॉडी भी उसी तरह से है कि अगर आप नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भी अपने शरीर को भुगतना पड़ता है। तो ये अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, और आम आदमी भी ये जानना चाहेगा कि कैंसर कितने तरीके के होते हैं, है ना? कैंसर का मतलब जैसे फेफड़ों का कैंसर, ज़बान का कैंसर, लीवर का कैंसर, मतलब शरीर के किस किस हिस्से में कैंसर कौन कौन के कारणों से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? कैंसर शरीर के हर हिस्से में हो सकता है जी। चाहे वो आप सर से लेके आप स्किन ले लीजिए या ब्रेन ले लीजिए, या जो आप सर से लेके पांव तक शरीर के हर हिस्से में कैंसर हो सकता है। ओके। और उसके कॉमन कारण जो हमने डिस्कस किए हैं वो हैं, वो सब कारण। अच्छा, इसमें स्त्री में ज़्यादा होते हैं या पुरुष में ज़्यादा होते हैं, इसका भी कहीं कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर मेल या फीमेल ऐसा नहीं देखता नहीं है। ठीक है, ओके। किसी को भी हो सकता है और किसी भी फाइनेंशियल स्टेज में हो सकता है। बहुत अमीर लोग हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनको भी कैंसर है। बिल्कुल होता और जो मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं उनको भी कैंसर है। तो कैंसर किसी भी, पर कैंसर के कारण हैं जिनसे अपन बच सकते हैं। 85% कैंसर के कारण होते हैं जी। 15% कैंसर घरों में भी चलता है, जिस तरह से बीपी होता है, शुगर होता है। तो आपके पास 85% संभावना है कि अपन उन कारणों से बच सकते हैं जी। 15%, 100 में से 15 लोगों को घर से मिलने की रिस्क है, 100 में से 85 को तो अपन खुद ही ले रहे हैं। आज केमिकल अडल्ट्रेशन इतना होता है खाने पीने में। जी जी। आप सारे फ्रूट्स हर सीजन में मिल जाते हैं, सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं, तो वो केमिकल भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कारण बनता है। घर में ऑयल जी जो यूज़ करते हैं, वो आप जो नॉन स्टिकी तवा यूज़ करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं वो जो केमिकल कोटिंग होती है, वो हॉट जब आप गर्म करते हैं खाने को, तो वो केमिकल धीरे धीरे रिलीज होते हैं। जी जी। तो इसीलिए पहले के समय में ये समस्या कम थी, क्योंकि कांसे के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के बर्तन हुआ करते थे, चांदी के बर्तन हुआ करते थे। अभी हमने वो चीज़ें अपनाई, हमने फिजिकल वर्कआउट कम कर लिया। हाँ। और थोड़ा हमने जो हार्मोन वाली फेज थी वो भी बढ़ा ली। तो हमने बहुत सी खराब चीज़ें तो अपनाई हैं। जंक फूड वगैरह, ये भी जंक फूड्स, ऑयल में जो बात कर रहा हूं, ऑयल है, जंक फूड्स हैं, तो ये सारे कारण हैं कैंसर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी को कैंसर होगा ही होगा, पर हर शरीर की संरचना अलग अलग है जी। तो किसका शरीर कितना लड़ाई कर सकता है उन एरर्स के लिए। अच्छा। तो आप देखेंगे सारे तंबाकू खाने वालों को कैंसर नहीं होता। हाँ, नहीं होता। सारे शराब पीने वालों को भी होता है, और नहीं खाने वाले, नहीं पीने वालों को भी होता है। बहुत सही कह रहे हैं। पर ये चीजें जो शारीरिक संरचना है वो हम देख नहीं सकते। जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, हमारी शरीर की कौन सी जीन खराब है वो हम नहीं देख सकते। तो लेकिन हम क्या देख सकते हैं, किससे बच सकते हैं, वो खराब कारण उससे बच सकते हैं। क्योंकि वो खराब कारण हमारी जो जीन्स है या तो उनको खराब करेगी या खराब जीन में जल्दी कैंसर पैदा करने के लिए कोशिश करेगी। तो एक बार वो कोशिश सेटल हो गई, वो कामयाब हो गई, तो फिर वो अब धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट। तो डॉक्टर आपने कहा जैसे जेनेटिक जो आदमी का जो वो होता है, तो आप क्या इसको मानते हैं कि कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है? कुछ कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है जी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ, या ओवरीज जो यूट्रस के कैंसर होते हैं, अंडाशयों के जो कैंसर होते हैं, वो घरों में चल सकते हैं फीमेल्स के थ्रू। पर यहाँ ये समझना होगा कि अगर किसी मदर को या किसी नानी को कैंसर है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके बच्चों में भी कैंसर होगा, पर उसके लिए आपको अवेयर रहना है, क्योंकि एक रिस्क जोन अपने घर में आ गया है। जी जी। तो इसीलिए ये जो जागरूकता जो कैंप होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि आपको समझना पड़ेगा जो आपके कारण हैं। अगर वो आपके पास कारण है, चाहे वो अपने बैड हैबिट्स हैं या फिर वो फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों ने टाइमली रेगुलर चेकअप कराना है। जी, ठीक है। रेगुलर चेकअप कराने के लिए आप जैसे मित्तल हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, वहाँ क्या क्या स्थितियाँ हैं? जैसे किसी को कैंसर का सिम्टम्स हो गए, उनको लग रहा है कि यार ये लक्षण ऐसे लग रहे हैं जो कैंसर को हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपके मित्तल हॉस्पिटल में कौन कौन सी वो फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल, मित्तल में देखिए सभी फैसिलिटीज़ हैं। आपने पहले तो ये समझना है कि कैंसर के कॉमन लक्षण क्या हो सकते हैं और उनके लिए अपने को क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं। तो अगर आप बात करते हैं शुरुआत से, जो शरीर में किसी भी हिस्से में जो कोई गांठ बनी और वो ठीक नहीं हो रही है, कोई सिस्ट है, अगर कोई बन गई है गांठ, हाँ, और वो ठीक नहीं हो रही, वो गांठ जरूरी नहीं कि वो कैंसर हो, हाँ, ऑफ कोर्स, पर उसके लिए आपको चेकअप कराना जरूरी है। तो जो भी आपके
डॉक्टर होंगे वो ये देखेंगे कि ये गांठ कैंसर की लग रही है तो कैंसर से रिलेटेड टेस्ट होगी, और नहीं भी लग रही तो एक ये काउंसलिंग हो जाती है कि भाई आप अभी सेफ हैं और नहीं है, या कितनी रिस्क है कि ये कन्वर्ट हो जाएगी जी। तो कोई भी गांठ जो शरीर पर बनी और वो ठीक नहीं हो रही, या कोई भी ब्लीडिंग, चाहे वो नाक से हो या कान से हो या मुंह से ब्लीडिंग है, चाहे वो खांसी में आ रही है या उल्टी में आ रही है, या फीमेल्स में बच्चेदानी के थ्रू आ रही है, वो ब्लीडिंग जो ठीक नहीं हो रही है, जो खुद से ठीक नहीं हो रही है, अनयूजुअल है और चले जा रही है, महीना भर हो गया, थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आता ही रहता है, उसके लिए आपको दिखाना चाहिए रिलेटेड डॉक्टर से। फीमेल डॉक्टर्स को दिखा दीजिए, या ईएनटी को दिखाएं, या पेट में दिखाएं, या जो डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकते हैं। तो फिर ये चेकअप होगा कि ये बीमारी कैंसर है या नहीं है। पर कैंसर के लक्षण कॉमन ही होते हैं, तो लोग क्या कॉमन लक्षण को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, इसीलिए कैंसर फिर लेट स्टेज में प्रेजेंट होता है। हाँ, मोस्टली ये देखा जाता है कि मतलब लास्ट कहते हैं वो लास्ट स्टेज में डायग्नोस हुआ, तो कहीं ना कहीं वो आपको हिंट देता है जी। हम उसको अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, या अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या पास में हमने किसी से अपने हिसाब से दवाई ले ली तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो आप उनको इग्नोर नहीं करें, आप उनके लिए चेकअप कराएं। कैंसर निकलना नहीं निकलना वो बात की बात है जी। इसके बाद खांसी हो रही है लंबे समय से, पेट में आप आते हैं तो आपके पेशाब में खून आने लग गया है, आपके कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ दिन दस्त होने लग जाते हैं, या लेटरिन में लगातार खून आ रहा है, ठीक है, जॉइंट्स हैं उनमें हड्डियां हैं जिसमें स्पेशली रात में दर्द ज़्यादा हो रहा है, या कुछ उभार है जो पहले नहीं थे, तो ये लक्षण कॉमन है कैंसर के। मुंह में कोई छाला है, गले की आवाज़ है जो बदलाव आ गया है, तो वो जो चीज़ें जो परमानेंट होती जा रही हैं, या गले की जो मुंह में जो आप देखेंगे कलर थोड़ा पिंक रहता है, जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें सफ़ेदी आने लग जाती है, या स्पेशली थोड़ा रेड होने लग जाता है, या ब्लैक होने लग जाता है, तो ये सब पड़ाव है कैंसर की तरफ जाने के। जी जी। तो आपको आना है, आपके लिए रेगुलर चेकअप होते हैं, जैसे मुंह का जो कैंसर है कॉमनली सामने दिख जाता है, जब भी आप ब्रश करते हैं डेली आप मुंह में देख सकते हैं, शीशे में देख सकते हैं। साल में एक बार ओरल एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जामिनेशन, गले का चेकअप जिसे अपन एंडोस्कोपी कहते हैं, उस एंडोस्कोपी में आप गले का और आपको स्टमक पूरा दिख जाता है। तो आप मुंह से चालू करेंगे तो मुंह का चेकअप एक साल में साल का एक दिन आपको अपने आप के लिए देना है जी, जिसमें आपका मुंह का चेकअप होता है, गले का स्टमक का चेकअप होता है, चेस्ट का सीटी स्कैन होता है, और पेट का सोनोग्राफी होती है। तो ये क्या मतलब ऐसे दर्दनाक वो होते हैं या क्या इसमें बिल्कुल कोई सिंपल है, मतलब कोई दर्द नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, सिंपल सोनोग्राफी होती है, सिंपल सीटी स्कैन होता है, और साल में एक बार जांच कराने से हमारे को ये पता लगता है कि आज 2023 में हमारी ये बीमारी नहीं है जी। कल को हमारे को 2024 में अगर कोई समस्या आती है तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए रिपोर्ट होती है ऑफ कोर्स कि ये चीज हमारे नहीं थी, ये चीज हमारे नई डेवलप हुई है, हाँ। ये डेवलप हुई है, ये तो बीमारी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। तो जो भी चीज होती है वो रिलेटिव होती है, बिल्कुल। पर आपको ये नहीं है कि आपने कंप्लीट चेकअप करा लिया जिसमें अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं। किसी भी ब्लड टेस्ट, कॉमनली ब्लड टेस्ट कराने से कैंसर का पता नहीं लगता है। ब्लड कैंसर के अलावा ज्यादातर किसी का पता नहीं लगता है। तो आप रेगुलर साल में एक बार ब्लड चेकअप जो भी आप कराते हैं सब वो कराएं, साथ में गले और पेट के लिए एंडोस्कोपी, एक चेस्ट का सीटी स्कैन और पेट का सोनोग्राफी, और फीमेल्स में ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राम होता है और सोनोग्राफी होती है। या तो सोनोग्राफी कराएं या मेमोग्राम कराएं, डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में आ रहे हैं जी। 30 से 35 साल तक की फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट की सोनोग्राफी सफिशिएंट है जी। उसके बाद आपके लिए मेमोग्राम होता है जिसे ब्रेस्ट का एक्सरे कहते हैं। तो 3 कॉमन एरिया हमें फोकस करने, चेस्ट वाला एरिया, ब्रेस्ट का एरिया और पेट का एरिया। ओके। सिंपल चीज़ें। बहुत सी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे आपने बताया कि सर हमें पता ही नहीं लग पाया। हाँ बिल्कुल। वो इसीलिए पता नहीं लगता, किसी को गैस की समस्या होती है वो इग्नोर करते रहते हैं। अगर वो समय पर रहते, एंडोस्कोपी भी कराते थे इस साल में एक बार, तो हो सकता था बीमारी शुरुआत में पता लग जाती थी। और दूसरा कॉमन सी, आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना ले, किसी भी रिलेटेड जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है उनसे मिले, वो आपको प्रॉपर राय देंगे, प्रॉपर जांच होगी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी स्टेज होती हैं, और वो स्टेज के अंदर जैसे होता है फर्स्ट स्टेज है उसका इलाज हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ तक इलाज होता है, और जो आपके मित्तल हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है
वो बताएं। या ऐसा भी कोई बीमारी है या ऐसी भी कोई स्थिति है जो अजमेर में नहीं हो सकती हो, जिसके लिए आप सजेस्ट करते हैं आप अमेरिका जाइए, दिल्ली जाइए, जयपुर जाइए, एम्स में जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, या हमारे यहाँ पर भी सारा इलाज है? देखिए, कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं जी। तो हर स्टेज के हिसाब से उसके रिजल्ट हैं जी। जितना आप जल्दी आते हैं उतने ट्रीटमेंट होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कैंसर में 3 ट्रीटमेंट है, कैंसर सर्जरी हो गई, कैंसर के लिए आपने जो कीमोथेरेपी होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, और कैंसर के लिए रेडिएशन लगता है, जो सेक होते हैं, रेडियोथेरेपी। तो आप जितना कम स्टेज होती है उतने कम अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो उतने कम ही साइड इफेक्ट आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। हाँ, अच्छा। तो फर्स्ट स्टेज में ऑलमोस्ट 90% लोग ठीक हो जाते हैं। ओके, क्योरेबल हम बात कर रहे हैं, क्योर मतलब कि भविष्य में भी नहीं होगा। ओके। तो जो आप सोचते हैं कैंसर हो गया तो लाइलाज, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ, बिल्कुल। हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे जो 10-10 साल से या 12-12 साल से सिर्फ फॉलो अप में आ रहे हैं, वो जंग वो जीत चुके हैं, वो लड़ाई। बिल्कुल। तो हम एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के लिए भी उन पेशेंट से भी मिलाते हैं जी, कि आप हमारे से बात करने के बाद इनसे भी मिलिए, आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। जी। जब दूसरे लोग लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। तो पहली स्टेज में 90% या उससे ज़्यादा संभावना रहती। दूसरी स्टेज आते आते 70% के आसपास संभावना रहती है। हम बात करें ओवरऑल कैंसर की, कुछ कैंसर्स के लिए अलग हो सकती है, कुछ की एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। थर्ड स्टेज में ये 50 से 40% के आसपास आता है। और फोर्थ स्टेज में वो डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है बीमारी का, किस किस एरिया में वो फैल गई है। ओके। कुछ कैंसर में फोर्थ में भी इलाज संभव है, जैसे मुंह के कैंसर होते हैं या इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं, उनमें फोर्थ स्टेज में फैलने के बावजूद भी आप ठीक हो सकते हैं। ओके। तो आपको अगर कोई ये कहता है कि आप फोर्थ स्टेज में आ गए हैं और अब इलाज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है, अच्छा। इसके बाद कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें फोर्थ स्टेज में वो स्लोली चलते रहते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, वो कॉमनली उम्र के साथ में बढ़ता है, तो फोर्थ स्टेज में डायग्नोस होता है। पर फोर्थ स्टेज में वो आराम से चलता है, बिल्कुल स्लोली चलता रहता है। अगर आप सही तरह से इससे इलाज लेते हैं तो बीमारी कंट्रोल्ड रहती है, वो आपकी डेली रूटीन में अफेक्ट नहीं करती, उसकी दवाइयाँ के बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ जीता रहता है, बीमारी के साथ भी, फैले हुए कैंसर के साथ भी। ओके। तो आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना है, आपको आपके रिलेटेड डॉक्टर से मिलना है और उसका समय पर उस स्टेज के हिसाब से इलाज कराना है। ओके। यस, आज अजमेर में वो समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडवांस जो ट्रीटमेंट आते हैं कैंसर की, जो एडवांस सर्जरी है, जैसे कि हम कैंसर सर्जरी में बात होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की और रोबोटिक सर्जरीज की। तो सभी प्रकार की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज अजमेर में संभव है जी। अभी हमने थोड़े दिन पहले भी राजस्थान की पहली ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी लेप्रोस्कोपिक की थी, और पूरे इंडिया में तकरीबन 4 से 5 डॉक्टर ही हैं जो इस तरह की सर्जरी कर रहे हैं जी। यस, पेशेंट उस ग्रुप का और उस क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए कि उसकी बीमारी पूरी तरह से निकाली जा सकती है दूरबीन के थ्रू। राइट। तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आपके चीरे छोटे लग जाते हैं और आपको दर्द भी कम होता है और पूरा कैंसर का इलाज आपका हो जाता है। तो अजमेर की हमने, तो इस तरह से हमारे पास सारी कोशिश ये होती है कि भाई आपको सब तरह का एडवांस इलाज। अब अभी ये रोबोटिक कर रहे हैं आप सर्जरी, वो क्या है? रोबोटिक सर्जरी में इक्विपमेंट्स जो है वो अभी राजस्थान में तो अभी नहीं है रोबोटिक्स, जैसे अभी आपको दिल्ली या अब मुंबई वगैरह में आपको रोबोटिक्स मिलेंगे। तो रोबोटिक सर्जरी एक मशीन होती है, करने वाले डॉक्टर ही होते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, पर उसके लिए अभी यहाँ समय है। वो रोबोटिक सर्जरी आने में, मतलब उसके लिए आपको एक मशीन लगती है रोबोटिक्स की, तो वो मशीन जब आएगी तभी वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो पाएगी। पर वो बहुत लास्ट स्टेज वाला मामला वो अलग है, वो बहुत आगे की उसके ऐसा है कि उसके बगैर जितना इलाज हो सकता है कैंसर से निजात पाने के लिए, वो तो यहाँ हो रहा है। वो सभी तरह का इलाज संभव है। और अभी तो सरकार भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है जी। चाहे कोई सी भी सरकार हो, उनकी सारी स्कीम्स चलती हैं, उस स्कीम्स के तहत भी आपकी सारी सुविधाएं हो जाती हैं। तो डॉक्टर्स आपके पास हैं, सरकार आपको मदद करने को तैयार है, कुछ NGOs होते हैं वो मदद करने को तैयार है जी। तो मदद सिर्फ पेशेंट और उसकी फैमिली ने करनी है अपनी खुद की, जी जी,
कि वो अगर एक कदम उठाएंगे तो यहाँ 3 कदम उठाने के लिए दूसरे लोग तैयार हैं। बहुत अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर अर्पित जैन, जो रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर हैं। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि आप कैंसर कोई ऐसी खौफनाक मौत का दूसरा पर्यायवाची नहीं है। ये एक बीमारी है, जैसे आम बीमारियां दूसरी होती हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समय पर संभलने की ज़रूरत है। समय पर संभल कर अगर आप डॉक्टरों के शरण में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो वापस लाया जा सकता है, बीमारी दूर हो सकती है। और ये पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ये चौथी स्टेज, ये इन स्टेजों से मत घबराइए। आपको जैसे ही लगता है कि आपके अंदर कहीं कोई चेंज आ रहा है शरीर के अंदर, कहीं जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि गांठ नज़र आ रही है और वो गांठ खत्म नहीं हो रही है, आप दिखाइए। और बहुत छोटा सा इलाज होगा शुरू के अंदर, और कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी ना घबराइए कि कैंसर का इलाज के अंदर बहुत पैसा लगता है, आदमी के खानदान चले जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। बहुत नपी तुलियत सरकार भी इसमें वो दे रही है। आपको काउंसलिंग की आपने अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अर्पित जैन, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बड़ी आसान शब्दों के अंदर हमारे दर्शकों को ये बताया कि कैंसर रोग से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं मित्तल हॉस्पिटल के अंदर, वो मित्तल हॉस्पिटल निश्चित रूप से अजमेर का एक एडवांस हॉस्पिटल है, जहां मैं समझता हूं कि कैंसर के शुरुआती दौर के अंदर कोई बहुत ही बड़ी स्थिति हो तो बात अलग है, बाकी सारे इलाज यहाँ संभव हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। आप आते रहें और इसी तरीके से हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और देखें हम अगली बार फिर किसी बीमारी और किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर आपकी अदालत में पेश होंगे। धन्यवाद।